बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। नाज़रीन, हिंदुस्तान के अंदर एक इंतहाई खुशगवार तब्दीली देखने में आई है और हिंदुस्तान के अंदर एक लोअर मिडिल क्लास की खातून हिंदुस्तान के हाईएस्ट लेवल के जो अपॉइंटमेंट के ऊपर पहुंची है, वो सदर हिंदुस्तान बन चुकी है। आज के वीलॉग में हम इस चीज़ का जायज़ा लेंगे और इसके साथ साथ हिंदुस्तान के सिर्फ कुछ जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। बात इसलिए करेंगे, मैं थोड़ा सा वाज़ेह करता चलूँ कि हिंदुस्तान के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे थोड़ी सी बात मैं इसलिए भी करना चाहता हूँ कि नो योर एनिमी, अपने दुश्मन को जानिए। और अगर उसके इतनी कोई हमने नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर बात की है, हिंदुस्तान के ऊपर मैंने कितने वीलॉग्स किए हैं, अगर उनकी कोई अच्छी बात है तो उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए ताकि उससे शायद हमारे हुक्मरान भी कोई सबक हासिल कर लें और पाकिस्तान के अंदर भी कोई बेहतरी आ सके। तो आज के वीलॉग के अंदर हम इस चीज़ का जायज़ा लेंगे। पहले शॉर्टली मैं आपको नई प्रेसिडेंट के बारे में बताऊँगा, फिर इनके जो इंडिया के जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनके ऊपर बात करूँगा। तो जो हिंदुस्तान की मौजूदा प्रेसिडेंट है, इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। ये लोअर मिडिल क्लास की खातून है और ये 20 जून 1958 को हिंदुस्तान की ईस्टर्न स्टेट उड़ीसा के अंदर पैदा होती हैं और इनका ताल्लुक लोअर मिडिल क्लास से है और ये पढ़ी हुई हैं रामा देवी वीमेंस यूनिवर्सिटी से। और इन्होंने फिर नौकरी स्टार्ट की है, एक बहुत ही सादी सी नौकरी, एक क्लर्क के हैसियत से इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर, जिधर ये 1979 से लेकर 1983 तक काम करती रहीं और उसके बाद ये टीचर के तौर पे 1997 तक काम करती रहीं। फिर ये पॉलिटिक्स के अंदर आ गई, इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया और पॉलिटिक्स के अंदर भी इन्होंने बहुत ही ज़ोर से अपने आप का लोहा मनवाया। इनकी शादी होती है 1980 के अंदर एक बैंकर के साथ, जिससे इनके 2 बेटे और एक बेटी पैदा होती है। और ये फिर जब पॉलिटिक्स के अंदर आती हैं तो इनको हिंदुस्तान के जो बीजेपी है वो उड़ीसा का झारखंड का गवर्नर भी बना देती है। 2015 में ये बनती हैं और जिधर इनका टाइटल ये है कि ये प्रतिभा पटेल के बाद हिंदुस्तान की दूसरी विमेन प्रेसिडेंट है, तो उधर इनकी एक और डिस्टिंक्शन ये है कि झारखंड की ये पहली गवर्नर है कि जिन्होंने अपनी 5 साल की टर्म पूरी की। तो इसके अलावा ये 2017 के अंदर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी थी। आप समझ लें आज इनकी उम्र है 64 साल, तो आज से पहले भी 2017 में भी ये प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थी। लेकिन एट 11th आवर फिर पार्टी ने डिसाइड किया कि जो रामनाथ कोविंद है उनको हम अपना कैंडिडेट खड़ा करें, तो फिर ये बैकआउट कर गई। और प्रेजेंट जो इलेक्शन है, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, इसके अंदर यशवंत सिन्हा इनके ओपोनेंट थे। यशवंत सिन्हा पहले बीजेपी के अंदर ही रहे हुए हैं, लोकसभा के अंदर कई दफ़ा ये मेंबर भी बने हुए बीजेपी की टिकट से, और ये साबका ब्यूरोक्रेट है और ये 1998 में हिंदुस्तान के वजीर ख़जाना भी रहे हुए हैं और फिर जाके 2002 में इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हुए हैं। इस तरह की हाईएस्ट पोजीशंस बीजेपी ने इनको दी हुई हैं। तो अब इस इलेक्शन के अंदर इनके जो अपोनेंट थे मुर्मू के, वो इतने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे। तो अभी मैं बात करता हूँ हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ के ऊपर कि इंडिया के कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं। नाज़रीन, मैं बिल्कुल एक फेयर अगर आपको अपना एक ओपिनियन दूं तो इंडिया का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि इंडिया आज तक 75 सालों में पूरे कदकाठ से खड़ा है और इसकी डाइवर्सिटी है वही इसकी स्ट्रेंथ है, इसकी यूनिटी इसकी स्ट्रेंथ है। और इससे पहले मैंने आपको बताया जो अखंड भारत था, महाभारत था, वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम था। उससे लेके आज तक हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं की इतनी बड़ी हुकूमत नहीं बनी, माँ सवाए जो 1937 से 39 की जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज थी, तब भी जो इंडियंस थे वो 2IC का काम कर रहे थे ब्रिटिश राज के। लेकिन पहली दफ़ा इनको हिंदुस्तान के अंदर इतनी बड़ी हुकूमत मिली है। और पहले हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क नहीं हुआ करता था, छोटी छोटी जागीरें थी। और ये जो हिंदुस्तान का साउथ है, आज का भी हिंदुस्तान का जो साउथ है, ये तो कभी मेन स्ट्रीम इंडिया के अंदर रहा ही नहीं है, पूरा सेंट्रल इंडिया की गवर्नमेंट के अंदर। तो अब जो मौजूदा हिंदुस्तान है ये इतना बड़ा हिंदुस्तान है और उसको जो इन्होंने इंटैक्ट किया हुआ, इंटीग्रेट रखा हुआ, ये इनकी सबसे बड़ी ताकत है। और हिंदुस्तान इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है।
हिंदुस्तान चाइना को भी आबादी के लिहाज से क्रॉस कर चुका है, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। उसके साथ ही ये दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, और इसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है अमेरिका। और इसके अलावा हिंदुस्तान का स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि हिंदुस्तान जो है इसके अंदर दुनिया के जो इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है वो अमेरिका के बाद सबसे बड़ी इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है हिंदुस्तान के अंदर। कोई 15 से 25 करोड़ जो हिंदुस्तानी है वो इंग्लिश बोलते हैं, समझते हैं, और ये इनकी स्ट्रेंथ है। इसके अलावा भी हिंदुस्तान के अंदर कोई 22 रिकग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं, जो रिकग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं। वैसे तो सैकड़ों लैंग्वेजेस और भी हैं हिंदुस्तान के अंदर। लद्दाख जो है इनका हाईएस्ट वो दुनिया का रोड है, मोटरेबल रोड, 19,500 फीट की बुलंदी पे इन्होंने बनाया हुआ है। और इसके अलावा इंडिया की स्ट्रेंथ ये है कि इसके पास दुनिया की सबसे यंग पॉपुलेशन है। हिंदुस्तान की जो 65% आबादी है उसकी उम्र 35 साल से कम है, और आगे चल के इनकी जो 50% आबादी है उसकी उम्र 24 साल से कम है। आज जब पूरा यूरोप, पूरा वेस्ट जो है वो इस तरह की यंग पॉपुलेशन से महरूम है, तो हिंदुस्तान उससे माला माल है, इसके पास इतनी बड़ी ताकत है। और इसके अलावा इंडिया का जो डायस्पोरा है पूरी दुनिया के अंदर, जो हिंदुस्तानी जो पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं, वो हिंदुस्तान वो मुल्क है जिसके जो बाशिंदे ओवरसीज जो इंडियंस हैं वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के ही लोग हैं। वो कोई तकरीबन 3 करोड़ 20 लाख बनते हैं। उसमें से कमो बेश जो 1 करोड़ 80 लाख जो हिंदुस्तानी हैं वो तो अभी भी अपने वतन में पैसे भेजते हैं, कुछ जो है वो उधर सेटल्ड हो चुके हैं। और इंडिया को जो बाहर से फॉरेन रिमिटेंसेज आती हैं वो 87 बिलियन डॉलर्स की फॉरेन रिमिटेंसेज हैं, और ये इंडिया की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। और इसके अलावा इंडिया की जो टूरिज़्म है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। इंडिया को टूरिज़्म से भी बहुत पैसा आता है, और इंडिया की जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, जो टूरिज़्म से पैसा आता है, वो 2018 में इनकी टूरिज़्म से इनकम थी 28 बिलियन डॉलर, 2019 में थी 30 बिलियन डॉलर। तो ये कोविड की वजह से इनकी टूरिज्म जो है, सियाहत की इंडस्ट्री है, वो थोड़ी इफेक्ट हुई है। वो 2022 में 7 बिलियन डॉलर है, 20 में भी 7 बिलियन डॉलर है। तो इसके अलावा इंडिया का सबसे बड़ा और ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि इन्होंने मुख्तलिफ ट्राइब्स, मुख्तलिफ रिलीजन्स का ये एक मुल्क है, मुख्तलिफ कलर्स एंड क्रीड्स के लोग हैं, लेकिन सबको इंडियनिज्म के नीचे इकट्ठा किया हुआ है। ये इनकी बहुत बड़ी वो स्ट्रेंथ है। इसके अलावा इंडिया की इकोनॉमी की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि ये इसका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो 600 बिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है इंडिया का। और नाजरीन, इसके अलावा इंडिया की जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है वो दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, बॉलीवुड इंडस्ट्री इनकी जो है। इसके अलावा इंडिया की क्रिकेट और इंडिया का जो इंडिया की आईटी है, इसके अलावा इंडिया की जो इनकी बेंगलोर स्टेट्स, इनकी इंडस्ट्री, इन लोगों ने जो स्पेस के अंदर अपने वो जो प्रोजेक्ट्स शुरू किए हुए हैं वो भी इतने बड़े इनके प्रोजेक्ट्स हैं। जो मुंबई है इनका फाइनेंशियल हब है, तो उसके अंदर आप देखें आपको नज़र आती हैं ये चीज़ें। ये तो सारी ये बातें आपको बताने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान के ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, इतनी बड़ी ये इकोनॉमी है, तो इससे हमें भी कुछ सबक सीखना चाहिए और हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। तो ये हिंदुस्तान का बहुत ही एक प्लेजेंट वो एक फेस था कि इन्होंने एक लोअर मिडिल क्लास की एक आम जूनियर क्लर्क, आम टीचर जो थी उसको हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट बना दिया। तो इस चीज़ के ऊपर हम बहुत ही खुश हैं, ये बहुत ही अच्छा काम हुआ है। अल्लाह करे ये दूसरे भी तरक्की पजीर मुल्कों में इस तरह के काम हो सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्रोग्राम आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो हमें फीडबैक लाजमी दीजिएगा। तो अब तक के लिए इतना ही। अप टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।